1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान और मेहमान हमारे साथ हैं कैलाश गुप्ता जी हैं। आप अध्यक्ष हैं केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। क्यों हमने इन्हें यहां बुलाया है? हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल भी जुड़ेंगे, इसके अलावा डॉक्टर श्रीराम खन्ना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे भी हम बात करेंगे मसला क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा है दवाएं, ऐसी दवाएं जिन्हें हम खरीद कर फिजूल खर्ची करते हैं। किसने कहा है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं। जिन दवाओं को अक्सर हम और आप भरोसे के साथ खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दवाएं हमारी आपकी सेहत को फायदा ही पहुंचाएं। योजना आयोग की एक उच्च स्तरीय समिति ने डायजिन, लिव 52, कोरेक्स, कॉम्बीफ्लेम जैसी दवाओं को न केवल फालतू और बेकार कर दिया है, बल्कि पैसों की इसे बर्बादी तक बताया है। टीवी और अखबारों में सर्दी, खांसी, सिर दर्द को छूमंतर करने का दावा करने वाली दवाओं के विज्ञापन हर रोज दिखते हैं, छपते हैं। किसी का दावा बदहजमी ठीक करने का, तो किसी का दावा सिर दर्द से आराम दिलाने का। कोई बद ठीक करने का दावा करता है तो कोई बुखार। लेकिन इन दवाओं की सच्चाई क्या है? कफ के लिए सिरप कोरेक्स फालतू है। बीकोसूल पॉली बी में बेवजह विटामिन है। लिव 52 लिवर की बेकार दवा है। डाइजीन की भी जरूरत नहीं। टू बोल्ड कमेंट बाय द कमेटी। हमें इसके बारे में अगर वो ये बोलते हैं कि इरेशनल यूज है, हम मानते हैं, क्योंकि जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। कफ सिरप्स लोग अपने आप लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अल्कोहल पीऊंगा साथ में लिव 52 लूंगा, वो भी गलत है। लोग कहते हैं कि मेरे को टॉनिक चाहिए, मैं बी कॉम्प्लेक्स बिना बात पे आप खाए जा रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे इरेशनल नहीं है। इन दवाओं के बारे में इतनी कड़ी और चुभने वाली टिप्पणियां हमारी नहीं है, किसी ऐरे गहरे की भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के डॉक्टरों के पैनल वाली एक्सपर्ट कमेटी की है, जिसमें देवी शेट्टी और नरेश त्रेहान जैसे डॉक्टर शामिल हैं। इसका दुरुपयोग, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन और इसकी पब्लिक में अवेयरनेस करना कि ये जो है सब स्टैंडर्ड वाली चीजें खरीदना, जिस दवाइयों से जो आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वही ठीक है। एक छोटी सी कोई सिंपल दवाई से भी आप ठीक हो सकते हो। और इसीलिए जैसे हम कहते हैं कि जैसे विटामिन का आपने दिया, वैसे कई ऐसी हैं दवाइयां जिससे वो न्यूरोबाइन वगैरह, जिससे ऐसा लगता है कि जी बहुत बढ़िया हो गया, और लाइक आपने कहा प्लेसिबो इफेक्ट है और यहाँ रॉन्ग एंटीबायोटिक है। कमेटी को योजना आयोग ने काम दिया था बेकार और महंगी दवाओं के बारे में राय देने का, जिनको लोग खरीदते तो हैं लेकिन फायदा नहीं मिलता। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक लोग अपनी गाढ़ी कमाई के रुपए ऐसी दवाओं को खरीदने में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मर्ज के मुताबिक ये दवाएं बेकार, गैर जरूरी और फालतू हैं। ये हमारी पब्लिक को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे हम इसके जरिए कि अपने आप दवाइयां लेने से जो हानि आप कर सकते हो अपने आप को, वो इर्रेपरेबल हो सकती है। कि जैसे एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा है, एंटीबायोटिक्स का बहुत इरेशनल यूज होता है। वो हमने उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि अपने आप ही कोई गला खराब हुआ, चलो जी आप ले लो ऑगमेंटिन ले लो या ये ले लो, वो लो। उससे क्या है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो एंटीबायोटिक को बढ़ता जाएगा। पैसे भी खर्च दिए, उसके बाद अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया, और जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी नहीं हुआ। एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि हर साल ऐसी फालतू दवाओं पर लोग करीब 588 करोड़ रुपए फूंक देते हैं। इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों की सालाना बिक्री करोड़ों में है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कौन सी दवा की हैसियत क्या है और उसे बेचकर दवा बनाने वाली कंपनी की कितनी कमाई होती है।
कोरेक्स दवा की बिक्री 135 करोड़ 88 लाख की है, जबकि ये दवा फालतू कफ सिरप है। फेंसिड्रिल कफ की बिक्री 124 करोड़ 31 लाख रुपए है, ये भी फालतू है। लिव 52 की बिक्री 95 करोड़ 85 लाख की हुई, जबकि ये दवा लिवर की बेकार दवा है। विकोस्यूल 92 करोड़ 48 लाख की बिकी, लेकिन इसमें विटामिन का बेकार कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिफ्लेम 76 करोड़ 3 लाख की बिकी, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। डाइजीन की बिक्री 63 करोड़ 49 लाख की हुई, लेकिन ये भी बेकार है। पॉलीबियन की 54 करोड़ 24 लाख की बिक्री है, लेकिन इसमें भी विटामिन का घटिया कॉम्बिनेशन है। जेलिसिल एमपीएस ने 53 करोड़ 25 लाख का कारोबार किया, लेकिन ये भी फिजूल की दवा है। रिवाइटल और डेक्सोरेंस के बारे में भी एक्सपर्ट कमेटी की राय कुछ अच्छी नहीं है। ये इशू जो है ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। उनको अगर कोई भी मेडिसिन जो कि इलीगली बिना प्रॉपर यूज के बेनिफिट के अगर मार्केट में किसी ब्रांड से बेची जा रही है तो वो ड्रग कंट्रोलर को उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट की कोई ग्रुप ऐसा कह रहा है, प्लानिंग कमीशन इस बारे में बात कर रही है, तो आई एम श्योर ड्रग कंट्रोलर को उस पर एक्शन लेना चाहिए, उन दवाइयों को बैन करना चाहिए। अगर सरकार को लगता है ये इतनी खराब मेडिसिन है तो बैन कर दे, उनको स्टेटमेंट में लाने की क्या जरूरत है? बैन कर नहीं सकते क्योंकि जहां जरूरत है वहां इसकी जरूरत है। कमेटी ने हैरानी जताई कि ऐसी दवाएं खरीदते वक्त लोग डॉक्टर की सलाह भी लेने की जहमत नहीं उठाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और केमिस्ट से दवा खरीद कर खाने लगते हैं। हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को थोड़े वक्त बाद एक डॉक्टर समझने लगता है, क्योंकि उसी से भी पूछो घर में कि भाई किसी का पेट खराब होगा तो ये दवाई ले लो जी। तो ये सही बात है कि यूजलेस या इरैशनल यूज मेडिसिन की हो रही है सारा दिन। दरअसल एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग ये जानना चाहता है कि कैसे आम आदमी की जेब को इलाज में लगने वाले खर्च से राहत दिलाई जाए। भारत में इलाज पर खर्च 78% होता है, जबकि श्रीलंका में 55%, चीन में भी 61% ही खर्च होता है। तो हर साल कितने की बेकार दवाएं खरीदते हैं आप, यही है आज चर्चा का मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंज्यूमर वॉइस मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए खासतौर से दिल्ली मेडिकल काउंसिल एथिकल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी तो अपने पेशेंट्स को इनमें से तमाम सारी दवाएं लिखते होंगे? थोड़ा आवाज तेज बोलिए जरा। आपको मेरी आवाज मिल रही है अग्रवाल साहब? आप मिल रही है जी। मैंने कहा कि ये तमाम दवाएं जिन्हें एक्सपर्ट कमेटी ने बेकार का, फिजूल का, बेकार कॉम्बिनेशन वाला बताया, इनमें से कई दवाएं तो आप भी लिखते होंगे रोजाना। देखिए, ऐसा है कि अगर दवाई के अंदर में नो मेडिसिन का हर एक का रैशनल यूज होना चाहिए। अगर आप इरैशनल यूज करोगे तो वो खराब है। कोई भी डॉक्टर जो है जो सीनियर लेवल पे होगा वो इसका इरैशनल यूज नहीं करेगा। जहां तक आपने नाम लिया लिव 52 का, लिव 52 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो ये एक आयुर्वेदिक कमेटी ही डिसाइड कर सकती है कि वो फायदेमंद है कि नहीं है। एलोपैथ डॉक्टर ये कह सकता है कि हम इसको नहीं लिखेंगे, और वो उसको लिखने का हक भी नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो एक आयुर्वेदिक कमेटी ये नहीं बोल सकती कि आप लिव 52 लिखो कि नहीं लिखो, क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक ड्रग है। तो एक आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट्स ही अगर इसको बोलते हैं कि आप इस दवाई का ना इस्तेमाल करें, तभी इसकी कम्युनिटी के अंदर में हम इसको मानेंगे कि ये दवाई यूजलेस है कि नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। जहां तक सवाल है आपका बी कॉम्प्लेक्स का कि आप बी कॉम्प्लेक्स की दवाई मत लीजिए, जहां पे यस आई एग्री कि अगर आपको घर में जो लोग कहते हैं कि हम तो एक बी कॉम्प्लेक्स रोज खा लेते हैं, या दारू पीने के साथ में लिव 52 ले लो, या हमारे को एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली जो है फल फ्रूट्स के बदले में बी कॉम्प्लेक्स ले लो। इंटरनेशनल डाटा इज वेरी क्लियर, इफ यू टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर बेटर वाइटामिन देन वाइटामिन सप्लीमेंट्स। वाइटामिन सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्स, दे आर ओनली गिवन जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। इन एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इनको बैन कर दोगे, क्योंकि जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे बहुत जरूरी है। जहां तक सवाल है एंटासिड्स का, एसओएस उसका एक ही इंडिकेशन है रैशनल यूज, दैट इज एसओएस। आपको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए तो आपको उसके लिए डायजीन या जेलुसिल नाम की दवाई देते हो, बट दीज आर द ड्रग्स नॉट टू बी यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस फॉर द ट्रीटमेंट। उसके लिए हमारे पास में जो है बेटर ड्रग्स आर अवेलेबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें से बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो ओटीसी है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। देन यू गो टू योर डॉक्टर, योर डॉक्टर एडवाइजेस कि हाँ एसओएस आप एक पर्टिकुलर दवाई को आप ले सकते हो। इन मेडिसिन को आप रैशनल यूज के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, बैन नहीं कर सकते।
जी, लेकिन यहाँ पर ये बात अगर रिपोर्ट में कही होती तो भी तसल्ली की बात थी। इसमें कहा गया लिव 52 को ही मसलन उदाहरण के तौर पर लें कि लिवर के लिए बेकार है ये। कॉम्बी फ्लेम जिसे खाकर बुखार उतर जाता है, ये पैनल ने कहा है कि दवा बिल्कुल बेकार की, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि उस पैनल के अंदर में क्या आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी थे क्या कोई आयुर्वेद के एक्सपर्ट ने ये कहा है कि लिव 52 बैन कर दो? एज एन एलोपैथ वी हैव नो राइट टू कमेंट ऑन एन आयुर्वेदिक ड्रग. That's not our drug, that's not our domain. Let the Ayurvedic people come forward and say कि इसको लिखो कि नहीं लिखो. कल आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स निकल के आ जाएंगे, बोलेंगे सारा आयुर्वेद बंद कर दो. That will not happen. That's not our field. We are not taught Ayurved in MBBS. Therefore, we cannot comment on as far as Liv 52 is concerned. जी, चलिए आपके पास आएंगे डॉक्टर के अग्रवाल। श्रीराम खन्ना जी, ये कितने करोड़ों का कारोबार ये दवाएं करती हैं, ये हमने अभी दिखाया और आप भी बेहतर जानते होंगे। बावजूद इसके अगर ये दवाएं बेकार हैं तो इतना बड़ा कारोबार, और लोग इन दवाओं को जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल भी कह रहे हैं कि खुद ब खुद खरीद लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। देखिए, इसमें जरूरत है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, ज्यादातर ये मेडिसिन जिनकी बात हो रही है ओवर द काउंटर मिलती है, कोई खरीद ले बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। उनका एक स्ट्रिक्ट रिव्यू होना चाहिए, और जो बेकार मेडिसिन हैं या जिनका कोई यूज नहीं है या जिसमें केवल पर्टिकुलर सिचुएशंस में डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए, उनको ओवर द काउंटर की लिस्ट में से हटा देना चाहिए। और ये काम है हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोलर का। पर दुख की बात यह है कि जो लोग ड्रग्स को रेगुलेट करते हैं वो पब्लिक हेल्थ की कंसर्न के बजाय कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तब आप जैसे ही आप बात कर रहे हैं तो कई डॉक्टर ये बोलेंगे जी क्यों करेंगे आप, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज है ड्रग्स की, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी कमाई का डॉक्टर प्रमोशन में खर्चती हैं। डॉक्टर्स को फ्री सैंपल देना, डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करना, डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस पर जाना, हालांकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, परंतु बड़े समय से ये काम हो रहा है। तो जो डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो भी ड्रग कंपनीज की परसुएशन और उनकी प्रमोशनल पेट्रनेज में काम कर रहे हैं। और उससे होता यह है कि जो देखा गया है कि आज देश में जेनेरिक मेडिसिन मौजूद हैं, कोई केमिस्ट बेचना नहीं चाहता है और कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहता है, और वो जेनेरिक मेडिसिन हैं, अपने जेनेरिक नाम से बिकती हैं, अवेलेबल हैं और सस्ती हैं, कई गुना सस्ती हैं उनसे। तो क्यों नहीं डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते, क्यों नहीं केमिस्ट बेचते? खेल सिर्फ माया का है। ठीक है, डॉक्टर्स को सहूलियत मिलती है ड्रग कंपनी से, वो उनकी मेडिसिन प्रमोट करते हैं। केमिस्ट को ज्यादा मुनाफा मिलता है नॉन जेनरिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से, वो उसको बेचना चाहता है। लेकिन मुद्दा तो ये सिर्फ है कि ये कहानी सिर्फ पैसे की है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आदमी की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर देवी शेट्टी और नरेश त्रेहान कोई छोटे डॉक्टर तो है नहीं, प्रधानमंत्री के पैनल पर क्या ये डॉक्टर कह सकते हैं कि अगर मेडिसिन कंपनीज की प्रमोशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या उनसे पेड मुद्दा ये कि अगर ये दवाएं बेकार हैं तो डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, और अगर ये बेकार नहीं है तो इतने बड़े डॉक्टर्स ने ये क्यों कहा अपनी रिपोर्ट में कि ये दवाएं बेकार हैं। चर्चा हमारी जारी है, हम आके वापस नरेश गुप्ता जी से भी बात करेंगे। तमाम दवा कंपनियों से इस पर रिएक्शन लेने की हमने कोशिश की, केवल हिमालय हेल्थ केयर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। क्या है वो प्रतिक्रिया, वो भी दिखाएंगे आपको आगे। फालतू दवा में फिजूल खर्ची, इस मुद्दे पर हो रही है चर्चा। एक बार फिर रुख करूंगा डॉक्टर के अग्रवाल का। डॉक्टर, बच्चा अगर मिट्टी खा लेता है तो कहते हैं कि उससे भी कैल्शियम मिलता है उसको, फिर ये तो दवाएं हैं, हर केमिस्ट पे मिलने वाली आम दवाएं हैं। अगर डॉक्टर देवी और डॉक्टर त्रेहान ये कह देते कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाएं न खरीदी जाए तो समझ में आता। ये कह देना कि ये दवाएं बेकार हैं, काम नहीं करती, इनमें गलत कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्यों कहा गया? आई थिंक हमें स्टडी को, पूरा रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उनका एग्जैक्ट इसमें स्टेटमेंट क्या है। वी हैव ओनली रेड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, वी नीड टू रीड दैम कि क्या है। आई एग्री विद दैट कि जितनी भी दवाइयों को आप लोग बोल रहे हो कि ये क्या कहते हैं ओटीसी दवाइयां हैं, इंडिया के अंदर में ओटीसी मेडिसिन शुड बी केयरफुली मेड ओटीसी, बिकॉज ओटीसी के अंदर में इसका मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा होता है। इवन ओटीसी के अंदर में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेनी चाहिए, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि एक बार डॉक्टर से पूछ जरूर लेना चाहिए कि मैं ये दवाई ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, एस्पिरिन इज एन ओटीसी ड्रग, लेकिन एस्पिरिन का मिसयूज कैन कॉज अस्थमा, कैन कॉज जीआई ब्लीड, कैन कॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ओटीसी डज नॉट मीन कि आप घर बैठ के अपनी डॉक्टरी चालू कर दो, दैट्स वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट।
जहां जो हमारे कलीग ने जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर जो हैं वो फार्मास्यूटिकल के साथ में उनका रिलेशनशिप होता है। लेट्स नॉट मेक ए जनरलाइज स्टेटमेंट। यू कैन से सम डॉक्टर्स हैव दैट रिलेशनशिप, डोंट जनरलाइज एनी स्टेटमेंट बिकॉज समबडी विल से कि लोग कंज्यूमर एक्टिविस्ट इसलिए बनते हैं कि पैसा इतना चाहते हैं। That will become a very bold statement. Majority of the doctors are honest, they will remain honest. अब if some doctor is not honest, उसको पनिशमेंट देना चाहिए, उसको पकड़ के, क्योंकि एक्ट के अनुसार में आप फार्मास्यूटिकल से आप कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। थर्ड थिंग जो मेन इंपॉर्टेंट आती है, हमारी कंट्री में जो डेफिशिएंसी है, आज अगर कोई दवाई बैन होती है तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को 7 लाख डॉक्टरों को विद इन ए वीक का ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया मस्ट इन्फॉर्म की दवाई बैन हो गई है, क्योंकि ड्रग और कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास में, मिनिस्ट्री के पास में कोई मीनिंग नहीं है हर डॉक्टर को नई दवाई के बारे में या पुरानी जो दवाइयां बैन हो गई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज के डेट में कोई उनके पास मीडिया चले आम आदमी के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति हो सकती है डॉक्टर देवी शेट्टी और नरेश त्रिहान की इस रिपोर्ट से, लेकिन ये भी बेहतर है कि रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा जाना और आम आदमी तक उसके मायने को पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात समझने वाली है यहां पर कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना खरीदे। इस बात पर आपका क्या कहना है डॉक्टर के अग्रवाल की कि आम आदमी के लिए कंफ्यूजन बढ़ गया इससे? एलोपैथिक मेडिसिन टॉक्सिक मेडिसिन हैं, दे आर नॉट हर्ब्स, they are not fruits and vegetables. Anything which is a chemical, anything which is an allopathic medicine must be taken with doctor's consultation. बिल्कुल। OTC does not, OTC only means prescription की जरूरत नहीं है, but OTC does not mean कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप खा लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के अग्रवाल हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा लेकिन जारी है, कैलाश गुप्ता जी से भी हम उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। तो क्या आप कर रहे हैं फालतू दवा में फिजूल खर्ची? डॉक्टर देवी और डॉक्टर नरेश त्रिहान की रिपोर्ट पर हम बात करें। इतने बड़े डॉक्टर्स ने इन दवाओं को क्यों बेकार बता दिया कैलाश गुप्ता जी? देखिए, भारतवर्ष की 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, गरीबी रेखा से नीचे है, और जितनी ये दवाएं हैं इसमें से कुछ दवा तो ओटीसी है और कुछ दवाएं प्राइस कंट्रोल के दायरे में आती है, जिनका दाम जो है वो सरकार की जो एक एनपीपीए, एक जो ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है जो दवाओं के प्राइसेस पर ध्यान रखती है, वो बनाई गई है और वो इनके दाम को बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। जिस तरह से बीकासूल की बात की गई, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की बात की, जैदोसिल की बात की गई, डाइजिन की बात। देवी शेट्टी और नरेश त्रिहान जैसे देखिए, ये बड़े डॉक्टर हैं, इनको क्या है, जब ये डॉक्टर बने थे उस टाइम ये इन्हीं दवाओं का सहारा लेते थे। आज क्योंकि रिसर्च होके बहुत महंगी महंगी दवाएं आ गई हैं, जिस तरह के पेशेंट को ये देखते हैं या जिस तरह के पेशेंट का इनका दायरा है वो एक ऊंचा दायरा है। लेकिन जब कई बार पेशेंट को एसिडिटी होती है तो जैलोसिल लेना पड़ेगा उस टाइम पर, या अगर उसका सब्स्टिट्यूट लेंगे। आज क्या है, नहीं तो कह रहे हैं बेकार की दवा है। नहीं, ये कह रहे बेकार की दवा। आज इनकी सेल जो है 550 करोड़ रुपए की सेल है, और जो सरकार, जो हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बैठा है वो देख रहा है ना, अभी उन्होंने 6 ड्रग्स को बैन किया है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी दवा होती है, सरकार को, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को पावर है, सेक्शन 26A के अंदर अगर कोई ऐसी दवा है वो उसको बैन कर सकता है। और ड्रग अथॉरिटी जो है हमेशा इन सब चीजों को चेक करती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल जो है वो इन चीजों को चेक करती रहती है। ऐसा नहीं है, जब ये 550 करोड़ रुपए की दवा बाजार में बिक रही है, इसमें से कुछ दवाएं भारत सरकार ने ही, पहले ये दवा शेड्यूल एच ड्रग थी, इसको शेड्यूल एच से निकाला है। जैसे आपकी जैलोसिल हो गई, आपकी रिवाइटल कैप्सूल है, और आपका मतलब कॉम्बीफ्लेम टैबलेट भी आजकल जो है, आपको पता है कि अगर बुखार होता है उसके अंदर क्या है, पैरासीटामोल है। आज डॉक्टर बुखार उतारने के लिए कौन सी ऐसी दवा है जिससे बुखार उतर सकता है? पैरासीटामोल है, वो दूसरे नाम से आती है, क्योंकि इन दवाओं को कंपनी प्रमोट नहीं करती है, कंपनी डॉक्टरों के पास जाती नहीं है। तो आज इन लोगों को लग रहा है कि ये दवा फालतू है। चलिए कैलाश जी, इस पर दवा कंपनी का रिएक्शन भी है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर हमने कई दवा बनाने वाली कंपनियों से बात की, लेकिन सिर्फ हिमालय हेल्थ केयर ने दी है अपनी प्रतिक्रिया। हम कभी दावा नहीं करते कि ये दवा है, इन्हें दवा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट है, इन्हें किसी भी काउंटर पर बेचा जा सकता है। तो इन बेकार की दवाओं में फिजूल खर्ची वाली बात सही है या नहीं, ये तो खैर ये डॉक्टर देवी शेट्टी और नरेश त्रिहान की विस्तार से रिपोर्ट जो है उसे उनके नजरिए से पढ़ने और समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी स्टार न्यूज आपको ये सलाह जरूर देगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा मत लीजिए, ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर
का काम है डॉक्टरी करना। आप डॉक्टर बनेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, बहुत जल्द लौटते वापस।